बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो रात उसके लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। वो अपने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद करके बाहर होने वाले तूफान से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाहर का शोर बढ़ता जा रहा था। कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। ऐसा लग रहा था कि अब दरवाज़ा टूट जाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। खौफ के मारे वो कमरे के कोने में चुप कर बैठी हुई थी ताकि उन आवाज़ों से बच सके, और अपने कानों पर इस तरह से हाथ रखे थे कि ये आवाज़ें उसके कानों में ना पड़ें। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने आप को इन सब से बचाने में नाकाम हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे का शोर बढ़ता जा रहा था और दरवाज़ा बुरी तरह से हिलने लगा था। यकीनन जिस तरह से वो दरवाज़ा हिल रहा था, थोड़ी देर में वो टूट जाता और ज़मीन पर गिर जाता। इससे पहले कि वो दरवाज़ा टूट जाता, उसे उसके कमरे से कैसे भी करके निकलना था और यहाँ से दूर भागना था। आसपास नज़र दौड़ाकर जब उसने अपने खौफ को एक तरफ करते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, तो उसे अपने कमरे की खिड़की खुली हुई दिखाई दी। और फिर यही उसके पास आखिरी मौका था अपने आप को बचाने का। बिना किसी चीज़ पर ध्यान दिए उसने खिड़की से छलांग लगाई थी और अल्लाह का नाम लेकर भागना शुरू कर दिया था, ये सोचे बगैर कि उसे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। वो भागती जा रही थी सिर्फ इस आसरे पर कि कोई ना कोई वसीला बन जाएगा यहाँ से भागने का, पर कम अज़ कम उसकी जान तो बच जाएगी, और अगर वो यहाँ मौजूद रही तो वो जिंदा नहीं रहेगी। यही बात उसके दिमाग में थी और उसे अपने आप को बचाना था। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे ज़िंदगी से मोहब्बत थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। दर हकीकत वो अपने आप को, उस राज को ज़िंदा रखना चाहती थी, इसीलिए अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए वहाँ से भाग निकली थी। और अब ज़िंदगी उसे कहाँ ले जाती कुछ पता न था। मेरा नाम अमजद है। मैं पिछले 15 सालों से शहर में ज़िंदगी गुजार रहा था। शुरू शुरू में तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी और मैं खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहा था। जब मैंने शहर आकर नया नया अपना काम शुरू किया तो मेरे तो वारे न्यारे हो गए थे। नया काम था और दिन जवानी के थे। मैं खूब मेहनत करके दिल लगा के काम करता था, क्योंकि मुझे पैसे कमाने का बेहद शौक था। मैंने गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी थी और अपनी ज़िंदगी में मैं बहुत सारी सहूलतों और बहुत सारी चीज़ों से महरूम रहा था। इसीलिए अब मैंने सोच लिया था कि मैं खूब मेहनत करूँगा और अपनी ज़िंदगी खुद बनाऊँगा। इसी मकसद को लेकर मैं शहर आया था और इसी मकसद को पाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। आखिरकार मैं इस मकसद को पाने में कामयाब हो ही गया था। मैं जिस फैक्ट्री में नौकरी करता था, मेरी मेहनत को देखते हुए उन लोगों ने मुझे तरक्की दे दी थी और मेरी तनख्वाह भी ज़्यादा कर दी थी, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला होता था। इसीलिए दिन के साथ साथ मैंने रात को भी काम करना शुरू कर दिया, और इसी तरह से दिन और रात दोनों को मिलाकर मैं अच्छी कमाई कर लेता था। मगर उस वक्त दिलो दिमाग में एक ही बात चलती थी, और वो यही थी कि मुझे बस अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है। और ख्वाहिशात के पीछे जब इंसान लग जाता है तो वो सारी चीज़ों को नज़रअंदाज और फरामोश कर देता है। अपने से जुड़े हुए लोगों को भी वो एक तरह से भूल ही जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मैंने मेहनत तो बहुत की थी और पैसा भी कमाया था, लेकिन उस पैसे को मैंने अपने ऊपर लगाना शुरू कर दिया था और वो काम शुरू कर दिए थे जो शायद मुझे नहीं करने चाहिए थे। मैं जो सारी ज़िंदगी गाँव में गुजार कर शहर आया था, शहर की नई ज़िंदगी थी, नया माहौल था और नई नई चीज़ें देखकर मैं भी उस माहौल का हिस्सा बन गया। मैं अपनी सारी कमाई अपनी अय्याशी पर लगा देता था। उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं अपने पास कुछ जमा कर लूँ और अपना कोई ठिकाना बना लूँ। बस दिलो दिमाग में यही बात थी कि सारी ज़िंदगी जो मैंने महरूमियों में गुजारी थी, तो मुझे अपनी उस सारी पुरानी ज़िंदगी का मदावा खुद करना है और अपनी ज़िंदगी को खुद ही खूबसूरत बनाना है। इन्हीं चक्करों में ना तो मैंने कुछ जमा किया था और ना ही मैंने अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचा। जो भी कमाता था वो सब कुछ अपने ऊपर लगाता, और कभी भी मैंने पैसे की बचत नहीं की थी, न ही पैसे बचाने की कोशिश की थी। अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर चला जाता और उन्हें यह दिखाने के लिए कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आए दिन मैं अपने दोस्तों की दावत करता, उन्हें होटलों में ले जाता, उन्हें खाने खिलाता, और यही सब कुछ मेरी ज़िंदगी में चल रहा था। जबकि मैं अपने पीछे किन लोगों को छोड़कर आया था, इस बात को मैं मुकम्मल तौर पर भूल चुका था कि उन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद की थी, और यही मेरी खुदगर्जी थी। मेरी खुदगर्जी का आगाज़ यहीं से हुआ था। इसी तरह से करते करते यहाँ शहर में मुझे 2 साल गुजर गए थे, और फिर 2 साल बाद मेरी मुलाकात रुखसाना से हुई। रुखसाना मेरे एक करीबी दोस्त की बहन थी, जो कि यहीं शहर में रहते थे। मेरा उनके घर आना जाना था, और एक दिन इसी तरह से मैंने जब रुखसाना को देखा तो रुखसाना मुझे अच्छी लगी। उसके बाद मैं बहाने बहाने से रुखसाना को देखने के लिए अपने दोस्त के साथ उसके घर चला जाता। वो लोग हैसियत के लिहाज से भी काफ़ी अच्छे थे। मेरे दोस्त के अब्बा का शहर में अपना घर था और वो सिर्फ 2 ही बहन भाई थे। मेरा दोस्त अक्सर बातों बातों में मुझे ये बात बताता था
कि ये घर उसकी बहन के नाम पर है और उसके अब्बा उसकी बहन से बहुत मोहब्बत करते हैं। इसीलिए जब उसकी बहन की शादी होगी तो ये घर उसकी बहन को दे देंगे, जबकि मेरे दोस्त के लिए उसके अब्बा ने अलग से एक जगह खरीद कर रखी थी और यही इरादा था कि जब उसकी शादी होगी तो उससे पहले ही उसे वहां पर घर बना देंगे। इस तरह से वो अपने दोनों बच्चों को एक एक घर देंगे। उसके अब्बा के पास पैसों की कमी नहीं थी, वो एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। एक तो रुखसाना मुझे पहली नज़र में अच्छी लगी थी कि वो शहर में रहने वाली सुलझी हुई पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की थी, और दूसरा अगर मेरी रुखसाना से शादी हो जाती तो एक बना बनाया खूबसूरत घर मुझे मिल जाता। मेरे लिए तो ये फ़ायदा ही था, मुझे खुद से घर बनाना न पड़ता और बैठे बिठाए मैं भी एक घर का मालिक बन जाता। शादी तो मुझे किसी न किसी लड़की से करनी ही थी, तो क्यों ना मैं रुखसाना से ही कर लेता। इससे मेरा कोई ना कोई फ़ायदा तो हो ही जाता। कुछ मैं उसकी खूबसूरती से मुतासिर हुआ था और कुछ उसके भाई के बताने के मुताबिक जहेज़ में वो घर मिलने ने मुझे मुतासिर किया था। मैं इस रिश्ते के बारे में सोचने लगा। मैं अपने दोस्त की बहुत खिदमत करता, आए दिन उसे लेकर अलग अलग जगहों पर घुमाने ले जाता, महंगे महंगे होटलों में ले जाकर उसे खाना खिलाता, ताकि मेरा दोस्त मेरे पैसे से मुतासिर हो जाए और ख़ुद ही अपनी बहन के लिए मुझे पसंद कर ले। मैं उसके सामने हर वो कुछ करने की कोशिश करता था जिससे मैं उसे मुतासिर कर सकता। कि एक बार मेरे दोस्त ने मुझसे कुछ पैसे कर्ज में मांगे थे, ये कहकर कि उसे पैसों की ज़रूरत है, जबकि उसके अब्बा के अकाउंट में कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से वो पैसे नहीं निकलवा सकता। मैंने तो फ़ौरन से उसे पैसे निकाल कर दे दिए थे, जितने भी उसने मांगे थे, क्योंकि मैं तो उसे कैसे भी करके मुतासिर करना चाहता था और उस पर यह बात वाज़ेह करना चाहता था कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, ताकि वो मुझे अपनी बहन के लिए पसंद कर ले। और ऐसा करने में मैं काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ था। मेरा दोस्त मुझसे काफ़ी मुतासिर था और मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, इसीलिए तो वो मुझे अपने घर भी बुला लेता था। और फिर एक दिन इसी तरह मेरी मुलाकात उसके वालिद से हुई। मैं तो काफ़ी अरसे से इस मौके की तलाश में था कि मैं उसके वालिद से मिलकर उसे भी मुतासिर कर सकूं। जब मैं उसके वालिद से मिला तो मैंने अपने काम के बारे में और अपने बारे में सब कुछ बताया। मेरे दोस्त ने भी अपने बाप से यही कहा कि मैं बहुत ही मेहनती इंसान हूँ और दिल लगाकर काम करता हूँ, बहुत अच्छा कमाता हूँ और मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं होती, दिल खोलकर खर्च भी करता हूँ। मेरे दोस्त ने अपने अब्बा के सामने मेरी काफ़ी तारीफ़ें की और यही बात मेरे लिए फ़ायदेमंद थी। मैं बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी घर वापस आ गया। जब अगले दिन मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उसके अब्बा मेरे घर वालों से मिलना चाहते हैं या मेरे घर आना चाहते हैं, क्योंकि मैं शहर में अकेला रहता था तो कभी भी किसी ने मेरे घर वालों के बारे में पूछा ही नहीं था। मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया था और मैं अपने चचा के पास गांव में रहता था। चचा का भी इंतकाल हो गया तो मैं शहर आ गया और अब मेरे घर वालों में कोई भी नहीं था। मेरी अम्मा के रिश्तेदारों में से तो कोई भी नहीं था, जबकि अब्बा के रिश्तेदारों में चचा थे, वो भी इंतकाल कर गए थे। जब मैंने ये बात अपने दोस्त को बताई तो उसने मुझे अपने घर ले जाने का कहा था कि मैं उसके अब्बा से मिल लूँ। और जब मैं उसके अब्बा से मिलने गया तो उसके अब्बा ने एक ऐसी बात कही जिससे सुनकर मेरे तो पाँव ज़मीन पर न लगे। मेरे तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। उसके अब्बा ने मुझसे यही बात की कि मैं उन्हें उनकी बेटी रुखसाना के लिए बहुत अच्छा लगा हूँ और वो अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे करना चाहते हैं। यकीनन वो ये बात मेरे घर वालों से करते, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे घर वालों में कोई भी नहीं था, इसीलिए वो खुद मुझसे बात कर रहे थे। अगर मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ ना हुआ तो वो सारे इंतजामात खुद कर लेंगे। मैंने फ़ौरन से हाँ कर दी, ये कहते हुए कि वो मेरे बड़े हैं, मैं उन्हें अपने वालिद की जगह समझता हूँ और अगर उन्होंने ये बात की है तो कुछ सोच समझ कर ही की होगी। मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। मेरे हाँ करने की देर थी कि रुखसाना से मेरा रिश्ता तय हो गया। मैं तो बहुत खुश था कि बैठे बिठाए एक अच्छी और खूबसूरत लड़की भी मिल गई थी और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा घर भी मुझे मिलने वाला था। मेरे दोस्तों में जितने भी मेरे बाकी दोस्त थे, सभी मुबारकबाद देने के साथ साथ मुझे ये कहते थे कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ, मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया है कि एक अच्छे घर में मेरा रिश्ता हो गया है। कुछ दिन और इसी तरह से गुजरे थे कि रुखसाना से मेरी शादी हो गई और मैं रुखसाना को रुखसत कराकर अपने छोटे से किराए के घर में ले आया, ये सोच कर के सिर्फ कुछ ही वक्त हम लोगों को यहाँ रहना पड़ेगा। इसके बाद तो उसके अब्बा का दिया हुआ घर हमें मिल जाएगा तो हम दोनों वहाँ रहने लगेंगे। जबकि मैंने अपने दोस्त से वो पैसे भी नहीं मांगे थे जो उसने मुझसे उधार लिए थे। मैं ये सोचकर खामोश हो गया था कि बदले में मुझे इतना बड़ा घर मिल जाएगा तो मैंने चंद पैसों का क्या करना है। लेकिन किस्मत ने यहाँ आकर मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि मैं हैरान रह गया। रुखसाना से मेरी शादी हुई तो उसके बाद मुझे पता चला था कि रुखसाना मेरे दोस्त की सगी बहन नहीं है, बल्कि उसकी फुप्पो की बेटी है और अपनी माँ के इंतकाल के बाद वो अपने मामू के घर रह रही थी। उन लोगों को उसके लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश थी और वो मेरी सूरत उन्हें मिल गया था, जबकि वो घर जिसमें वो लोग रहते थे
वो घर उनका अपना नहीं था, वो तो किराए का था। ऐसे में वो घर मुझे कैसे मिल सकता है? मेरे दोस्त ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था और मुझसे झूठ बोला था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने फूफू की बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहता था और मुझसे पैसे लूटना चाहता था। मेरे पैसों पर ऐश करना चाहता था। इसीलिए उसने मुझे एक झूठी कहानी सुनाई थी और उसके बाद वो मुझे उस शहर में दिखाई नहीं दिया। शायद वो कहीं और चला गया था। मुझे अपने साथ होने वाले धोखे पर बहुत गुस्सा था, लेकिन अब क्या कर सकते थे? शादी हो चुकी थी और वैसे भी रुखसाना अच्छी लड़की थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। जिंदगी इसी तरह से गुजरने लगी और फिर अचानक से हमारे घर के हालात बहुत बुरे हो गए। मैं जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी बंद हो गई थी। मेरे पास काम नहीं था और हालात बहुत बुरे थे। उस वक्त मुझे अंदाज़ा होता था कि अगर अच्छे वक्तों में मैंने कुछ पैसे जमा किए होते तो आज वो हमारे काम आते। मैंने बहुत कोशिश की काम तलाश करने की और एक जगह मुझे छोटा मोटा काम मिल भी गया था, लेकिन उस काम से इतने पैसे नहीं मिलते थे कि हमारे घर के अखराजात पूरे हो सकते। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी और मेरी शादी को 15 साल गुजर गए। इन 15 सालों में हमने गुर्बत की जिंदगी ही गुजारी थी। ऐश के दिन तो जैसे ख़त्म हो गए थे। रुखसाना से मेरे 3 बच्चे थे, जिनमें एक बेटी और 2 बेटे थे। मैं उनके लिए दिन भर मेहनत मजदूरी करके कमाने की कोशिश करता था ताकि अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी न सही लेकिन 2 वक्त का खाना तो दे सकूं। बड़ी मुश्किलों से हमारा गुजारा होता था। एक दिन इसी तरह से मैं अपने घर से काम के लिए निकला कि एक गाड़ी से मेरी टक्कर हो गई। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मेरी एक टांग टूट गई। टांग टूटने की वजह से मैं 1 महीना अपने बिस्तर पर पड़ा रहा। जो कुछ थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी लग गई थी और मेरे इलाज पर भी अच्छा खासा खर्च आया था। पैसे ख़त्म हो चुके थे। मैं छड़ी के सहारे चलने लगा था। जब मैं अपने काम पर वापस गया तो मेरी हालत देखते हुए उन्होंने मुझसे यही कहा कि वो लोग मुझे काम पर नहीं रख सकते। उन्हें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो कि भाग भाग कर काम करे, और मैं एक माजूर आदमी क्या काम करूँगा। मैंने उनकी बहुत मिन्नत समाजत की कि वो मुझे काम से ना निकालें। मेरे बीवी बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, मगर मेरी किसी ने न सुनी। उस दिन मुझे पैसे की अहमियत का अंदाज़ा हुआ था और इस बात का अंदाज़ा हुआ था कि नाकदरी करने पर तो रिस्क भी छीन लिया जाता है। पूरा हफ्ता मैं काम की तलाश में रहा, लेकिन मुझे कोई काम न मिला। घर में जो थोड़ा सा राशन मौजूद था वो भी ख़त्म हो गया था और घर में मेरी बीवी बच्चे 3 दिन से भूखे थे। मैं अपने घर से बाहर काम की तलाश में निकला हुआ था। मुझे कुछ भी करके आज कुछ ना कुछ तो करना ही था ताकि अपनी बीवी बच्चों के लिए घर खाना लेकर जा सकूं, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं आज भी खाली हाथ घर वापस गया तो शायद वो भूख से ही मर जाएं। कभी सोचा ना था कि ज़िंदगी में ये दिन भी देखने को मिलेंगे। यही सोचकर मैं वहीं सड़क किनारे बैठकर रोने लग गया। अचानक एक बुर्के वाली खातून मेरे पास आई और उसने फ़ौरन से मेरी जेब में नोटों की एक गड्डी रखी और रखते ही उसने एक पर्ची मेरे हाथ में दी और बोली कि इस पते पर आ जाना, तुझे काम मिल जाएगा। फ़ौरन वहाँ से चली गई थी। मैं बहुत खुश हुआ और हैरान भी। वो पैसे लेकर मैं जल्दी जल्दी अपने घर आया ताकि अपनी बीवी को दे सकूं और वो घर में कुछ बना सके और बच्चों को खिला सके। घर आते ही मैंने अल्लाह के आगे शुक्राने के नफिल अदा किए और अपनी बीवी को ये खुशखबरी भी सुनाई कि मुझे अब काम मिल जाएगा, हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। वो भी ये बात सुनकर बहुत खुश हुई थी और हैरान भी कि भला वो औरत कौन थी जिसने इतने सारे पैसे एक साथ दे दिए थे, वो भी किसी अजनबी को। आजकल तो लोग किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते, और अगर करते भी हैं तो 10-20 रुपए से ज़्यादा किसी को नहीं देते, जबकि उस औरत ने तो मुझे काफ़ी सारे पैसे एक साथ दे दिए थे। शायद वो कोई बहुत ही अमीर औरत थी और उसे मेरी हालत पर रहम आ गया होगा और खुदा वास्ते उसने मेरी मदद कर दी होगी। यही सोचकर मैंने अपनी बीवी को तसल्ली दी और उससे कहा कि वो सुबह जल्दी मुझे जगा दे ताकि मैं इस पते पर पहुंच सकूं और काम कर सकूं। मेरे कहने पर मेरी बीवी ने मुझे सुबह जल्दी जगा दिया। मैं फ़ौरन से अपने घर से काम के लिए निकला। मैं जल्दी जल्दी तकरीबन भागता हुआ उस पते पर गया और जो ही अंदर कदम रखा तो दिल किया कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, क्योंकि सामने मौजूद जो औरत थी उसे मैं पहचान गया था। वो कोई और नहीं बल्कि सलमा थी। हाँ, ये सलमा ही थी जो मेरे सामने मौजूद थी। उसे देखते ही मुझे माजी का सारा किस्सा याद आ गया था। जिस गांव में मैं अपने चचा के साथ रहता था, सलमा उसी गांव की रहने वाली थी। वो खेतों में अपने अब्बा को खाना देने जाती थी। जब रास्ते में मैं उसे रोज़ देखता था, सलमा मुझे अच्छी लगने लगी थी और मैं उससे मोहब्बत करने लगा। मैंने सलमा को अपने दिल की बात बताई तो उसने भी मुझसे यही कहा कि मैं भी उसे अच्छा लगता हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन कभी भी उसने ये बात मुझसे कही नहीं थी। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे थे और एक दूसरे से रोज़ाना ही तकरीबन ढेरों वादे करते थे। सलमा की मंगनी उसकी खाला की बेटे से तय हो गई थी, जबकि वो मुझसे मोहब्बत करती थी और मुझसे शादी करना चाहती थी।
मगर क्योंकि उस वक्त मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं सलमा से शादी कर सकता, मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, इसीलिए मैंने उससे कहा कि मैं शहर जाकर नौकरी तलाश करूंगा, उसके बाद ही सलमा से शादी करूंगा। लेकिन सलमा का ये कहना था कि जब तक मैं पैसे जमा करके गांव वापस आऊंगा तब तक उसके घर वाले उसकी शादी उसकी खाला के बेटे से कर देंगे। उसने मुझसे बहुत कहा कि मैं उससे शादी करके चला जाऊं, वो मुझे नहीं रोकेगी। लेकिन मैं भी ये जानता था कि इस तरह से उसके घर वाले कभी भी उसकी शादी मुझसे करने के लिए तैयार नहीं होंगे। और मैं ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरे आने तक सलमा की शादी उसकी खाला के बेटे से हो जाएगी। बहुत सोचने के बाद हम दोनों ने इस मसले का एक हल निकाला, और वो ये था कि मैंने सलमा से छुपकर निकाह करने का फैसला किया और उससे कहा कि मैं उससे निकाह करके शहर चला जाऊंगा। इस तरह से उसके घर वाले उसकी शादी किसी और से नहीं कर पाएंगे। जब मैं पैसे जमा कर लूंगा तो मैं वापस आऊंगा और इज्जत से उसे रुखसत करवा कर अपने साथ ले जाऊंगा। बहुत सोचने के बाद आखिर सलमा मान गई थी, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती थी। हम दोनों ने छुपकर निकाह किया था और उसके 1 महीने बाद ही मैं शहर आ गया था। शहर आकर मेरी अच्छी नौकरी लग गई थी और मेरे पास पैसे की रेल पेल थी। मैं अपनी ऐशी में लग गया था। उसके बाद मैं सलमा को मुकम्मल तौर पर भूल गया था। यहाँ पर रहते हुए रुखसाना पर दिल आ गया और उसका घर देखकर उससे शादी करने का फैसला कर लिया था। यहाँ आकर मैं खुद गर्ज हो गया था। मैं सलमा को मुकम्मल तौर पर भूल गया था। मैंने अपनी दुनिया बना ली थी और ये सोचा ही नहीं था कि जिससे निकाह करके आया था उसका क्या हुआ होगा। आज 15 साल बाद वही मेरे सामने मौजूद थी। मैंने उसके साथ कितना गलत किया था, लेकिन उसने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मगर वो यहाँ कैसे आई थी? मैं सलमा से अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं थे। जब मैंने सलमा से पूछा कि वो यहाँ कैसे पहुंची तो उसने मुझे अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मुझे अपने किए पर मजीद नदामत होने लगी। सलमा ने मुझे बताया कि जब उसके साथ मैंने निकाह किया था तो वो बहुत खुश थी। निकाह के बाद भी हम दोनों मिलते थे और ना चाहते हुए भी हम दोनों के दरमियान एक रिश्ता कायम हो गया। मैंने सलमा को यकीन दिलाया कि उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके साथ हूँ और बहुत जल्दी उसे यहाँ से ले जाऊँगा। क्योंकि वो मेरे निकाह में थी, इसीलिए उसने कोई एहतजाज न किया। मैं गांव से शहर आ गया था और पलटकर मैंने उसकी खबर भी न ली थी, जबकि मेरे आने के 1 महीने बाद ही वो हामला हो गई। मगर ये सोचकर खामोश हो गई कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और उसे अपने साथ ले जाऊंगा। वो हर रोज़ मेरे वापस आने का इंतज़ार करती थी। वो मुझे ये सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मैं उसे आते हुए ना तो अपना कोई पता देकर आया था और ना ही अपना कोई नंबर, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई पता था ही नहीं। मैं पहली मर्तबा शहर आ रहा था। मैंने उससे यही कहा था कि मैं वहां जाकर खुद ही उससे रब्ता कर लूंगा, और यहाँ आकर मैं अपनी ज़िंदगी में मगन हो गया था और उसे भूल गया था, जबकि वो वहाँ रोज़ ही मेरे राब्ते का इंतज़ार करती थी और मेरे आने की राह देखती थी। इसी तरह से दिन गुजरते गए थे। जब 5 महीने गुजरे तो सभी को इस बात का इल्म हो गया कि वो हामला है। सब लोगों ने उसके किरदार पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी, जबकि उसने सब लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की और अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसने सब लोगों को बताया कि उसका मेरे साथ निकाह हुआ था और मैं उससे निकाह करके शहर चला गया, मगर किसी ने उसकी बात का भरोसा न किया, ये कहते हुए कि अगर मैंने उससे निकाह किया होता तो मैं ज़रूर वापस आता। इतने महीनों में वापस ना आना तो दूर की बात है, मैंने तो कोई राब्ता भी नहीं किया था। सब लोगों ने उसे झूठा कहा और जाने उस पर कौन कौन से इल्ज़ामात लगाए, यहाँ तक कि उसके घर वाले उसकी जान के दुश्मन बन गए थे। गांव वालों ने उसे मारने की ठान ली थी। सबका यही कहना था कि या तो वो उसे मार देंगे या इस गांव से निकाल देंगे। वो डर के मारे अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके बैठी थी, जबकि बाहर लोगों का शोर था, जिसमें गांव वाले और उसके रिश्तेदार शामिल थे, जो उसे जिंदा ज़मीन में गाड़ देना चाहते थे, क्योंकि उनके मुताबिक उसने एक ऐसा गुनाह किया था जो नाकाबिले माफ़ी था। वो अपने आप को बचाने की कोशिश शायद कभी ना करती, लेकिन क्योंकि उसके साथ एक और ज़िंदगी जुड़ चुकी थी, इसीलिए उसे हर हाल में ज़िंदा रहना था और वो उन लोगों के हाथों मरना नहीं चाहती थी। उसके पास एक ही रास्ता था कि वो यहाँ से भाग जाती। उसके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग उसे अभी तोड़कर अंदर आ जाएंगे। वो लोगों से डरती छुपती वहाँ बैठी हुई थी, जब उसने अपने डर को एक तरफ करते हुए यहाँ से भागने का सोचा और अपने कमरे की खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग निकली थी। उसे नहीं मालूम था कि उसे कहाँ जाना है। भागते भागते वो रोड पर आ गई थी, जहाँ पर एक नेकदिल इंसान उसे मिला, जो कि शहर का रहने वाला था। सलमान ने उससे मदद मांगी तो वो उसे अपने साथ शहर ले आया। वो एक बहुत ही अमीर आदमी था। उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था, जबकि उसकी एक ही बेटी थी और वो भी किसी बीमारी की वजह से कुछ साल पहले ही मर चुकी थी। जब उस शख्स ने सलमा को देखा, उसकी कहानी सुनी,
तो सलमा में उसे अपनी बेटी दिखाई दी। इसीलिए सलमा को उसने अपनी बेटी बना लिया और अपने पास रख लिया। सलमा भी उसके घर में रहने लगी थी, क्योंकि उसके पास और कोई ठिकाना नहीं था। यहाँ पर रहते हुए उसने मेरे बेटे को जन्म दिया था और उसे ही अपनी ज़िंदगी बना लिया था। कुछ साल पहले वो आदमी जो उसे अपने साथ यहाँ लाया था, उसका इंतकाल हो गया, मगर वो जाने से पहले अपनी सारी दौलत सलमा के नाम कर गया था, क्योंकि सलमा ने उसकी बहुत खिदमत की थी और उसे अपने बाप का दर्जा दिया था। इसीलिए उसने भी सलमा को अपनी बेटी समझते हुए अपना सब कुछ सलमा के नाम कर दिया और पिछले 15 सालों से वो यहीं पर अपने बेटे के साथ उसी घर में ज़िंदगी गुजार रही है। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो जहाँ भी किसी ज़रूरतमंद को देखती है, उसकी फ़ौरन मदद करने को तैयार हो जाती है। जब उसने मुझे उस जगह देखा था तो वो मुझे देखते ही पहचान गई थी। उसने मुझे पैसे दिए थे और मुझे यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि वो मुझे सब कुछ बता सके कि मेरे वहाँ से आ जाने के बाद उसके साथ क्या कुछ हुआ था। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। मैं इन सारी चीज़ों का मदावा तो नहीं कर सकता था, और अगर मैं उससे माफ़ी भी मांगता तब भी जो कुछ मैंने किया था उसकी माफ़ी मुमकिन नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने उसके आगे हाथ जोड़े थे और अपने किए की माफ़ी मांगी थी। वक्त गुजर चुका था, इसके साथ ही हालात भी बदल गए थे। उसे मेरी माफ़ी की ज़रूरत नहीं थी। उसने मुझे अपनी फैक्ट्री में एक अच्छी नौकरी दिलवा दी थी, जो उसका मेरे ऊपर एहसान ही था। ये उसने मोहब्बत में किया था या फिर एक ज़रूरतमंद समझकर मेरे ऊपर एहसान किया था, इस बात की मुझे आज भी समझ नहीं आई। लेकिन मैं ये बात समझ गया था कि कभी कभार ज़िंदगी में किए गए गलत फैसले इंसान को बर्बाद कर देते हैं, और हम जो करते हैं वो एक ना एक दिन हमारे सामने ज़रूर आता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।